शिंदे गुट के दीपक केसरकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, देखिए सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं, उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि गला घोटने की कोशिश की जा रही है। ये हिंदुओं और शिवसेना की साख बता रहे हैं, जिस पर अब चोट की जा रही है। नहीं, देखिए, जब तक कोई एविडेंसेस नहीं होती, कोई भी सेंट्रल एजेंसी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। और जब अरेस्ट किया जाता है तो उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। उस वक्त जो प्रूफ्स है वो भी कोर्ट के सामने लाने होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो प्रवीण राउत उनसे रिलेटेड है, उनकी तो अरेस्ट हुए एक साल, करीब करीब एक साल हुआ होगा। तो उसके बावजूद भी इनको अरेस्ट नहीं किया गया था। बार बार इनसे पूछताछ की जा रही थी। और आप एक चीज ये भी देखिए कि वो पूछताछ को वो ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो बार बार समय मांग रहे थे। ये एक चीज है जो किसी को भी अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं भी एमओएस होम रह चुका हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती होती है तो उसके जो प्रूफ्स होते हैं उसको कोई टैंपर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उनमें वो एक लेडी को बोल रहे थे कि आपने जो ईडी को अपना स्टेटमेंट दिया है उसको बदलिए। तो इस तरह से अगर कोई दबाव डालेगा तो एक अर्जेंसी आ जाता है एक्शन में। तो उसके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। और जब पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो ऐसे बोलते ही रहेंगे, लेकिन ये जो रीडेवलपमेंट का केस है इसमें कम से कम 6-7 बड़े बड़े जो बिल्डर्स है वो आज अंडर अरेस्ट है। और उनका भी कॉज यही है कि उन्होंने जो टेनेंट को देना था, या वो जो झोपड़पट्टियां थी जिसका रीडेवलपमेंट हो रहा था, वहां पे जो लोग रहते थे उनको उनके मकान नहीं दिए। वहां पे उन्होंने वो जो प्रॉपर्टीज थी उसको लिक्विडेट किया और वो पैसा दूसरी जगह पे उन्होंने ट्रांसफर किया। और यही एलिगेशन है। और इसके बारे में ना तो सिर्फ किसी पॉलिटिशियंस को अरेस्ट हुआ है, इसके बारे में बड़े बड़े बिल्डर्स भी आज ईडी की हिरासत में। तो एक मैसेज ये भी जाता है कि जो गरीबों का हक है वो अगर आप चुराने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। तो राउत साहब के पास अगर ऐसे सबूत है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो कोर्ट के सामने ला सकते हैं उस सबूतों को। दीपक जी, साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसे लेकर राज्यसभा में चर्चा की मांग भी की है। लेकिन इस बीच कोर्ट का वो आदेश भी तो मानना होगा ना, जिसमें ईडी की सारी पावर्स को बरकरार रखा है। कहीं ना कहीं आप जो कोर्ट कह रहा है उसकी भी आप अवमानना कर रहे हैं ये सब कहकर। सही सही, आप सही बोल रहे हैं। अगर ईडी मिसयूज कर रही होती तो कोर्ट भी उसके बारे में उनको इंस्ट्रक्शन दे देती। अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस का जब राज था तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई आपका पिंजरे में कैद किया हुआ तोता है, ऐसे बोला था। ऐसी चीज तो किसी भी कोर्ट ने ईडी या सीबीआई के बारे में इस टेन्योर में नहीं कही है, बीजेपी के टेन्योर में। दीपक जी, साथ ही जिस तरीके से एक लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई, उसके बाद संजय राउत ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया, उसके बाद ये कहा कि सत्य की जीत होगी, लेकिन ईडी जो है वो गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। ये पूरा का पूरा जो कल हमने एक सिलसिलेवार तरीके से कई सारी तस्वीरें देखी, ये दर्शाता है कि शिवसेना अभी भी पावरफुल है। शिवसेना में संजय राउत जैसे नेता हैं जो ईडी को भी अभी तक चैलेंज करते आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दर्शाता है कि शिवसेना अब भी ये बता रही है कि आप सबके अलग होने के बाद और उनके सत्ता से जाने के बाद भी एक बड़ी तस्वीर उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके नेताओं के लिए पेश करने की कोशिश। देखिए, एक पॉलिटिकल ग्रिमिक रहता है जिसमें सिंपैथी वेव, ये तो शिवसेना का एक कैडर है यहाँ पे, और उस कैडर को एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि ये सब घटनाएं गलत है और ये शिवसेना पे आघात है, ऐसे कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जबकि उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके लिए अगर सबूत होंगे इसलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो लोगों को भड़काने का सवाल वहां पे नहीं उठता। अगर आप सच है, आपके पास एविडेंस है आपके निर्दोष होने के, तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और जबकि आपने देखा कि नवाब मलिक जी को भी जब अरेस्ट हुई थी तो वो उनका जो संबंध था दाऊद इब्राहिम से, उसके बारे में उनको अरेस्ट किया गया था। फिर भी वो इसी तरह से एक्ट कर रहे थे, बहुत जोर से हाथ हिला रहे थे, लोगों से
different, the same kind of gesture that चुनावी रोड शो लग रहा था कहीं ना कहीं दीपक जी, जैसे कि इसमें सिमिलरिटी है। देखिए वो नवाब मलिक और इनके दोनों में सिमिलरिटी है, वो जो जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे। दीपक जी, साथ ही लगातार संजय राउत ने ये आरोप लगाए बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वो लगातार मुखर थे बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अपने ट्वीट्स में भी बहुत बार निशाना साधा उन पर। तो उन्होंने कहा कि ईडी का बेजा इस्तेमाल है, और जैसा कि आप कह ही रहे थे कि ईडी को एक तरीके से हथियार के रूप में केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है और बदले की कार्रवाई कर रही है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। नहीं, वो तो कहेंगे क्योंकि उनपे एक्शन हो रहा है तो वो वही कहेंगे, लेकिन सच है वो आप कोर्ट में बोल सकते हैं ना। इंडिया की जुडिशरी सबसे डिपेंडेंट जुडिशरी मानी जाती है जग में, तो उसके बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको कोर्ट के सामने जाना चाहिए, अपना जो उसके बारे में कहना है उनके सामने रखना चाहिए, और यही मुनासिब है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप उसके प्रवक्ता है, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और इससे पब्लिक की सिंपैथी गैदर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो सही है, जो ट्रुथ है, वो लोगों के सामने लाना चाहिए, कोर्ट के सामने लाना चाहिए। और आज भी हम लोग बोलते हैं कि अगर आप निर्दोष रहेंगे तो आपको कोर्ट छोड़ देंगे, आपको किस बात का डर है। और देखिए हमारा इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। जो रिलेशन दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे दिल्ली, उनका अमित शाह जी का साथ मीटिंग हुआ, वो तो कैबिनेट एक्सपांशन के बारे में का मीटिंग था, और आने के बाद उन्होंने डिक्लेयर भी किया हमारी डिस्कशन हो गई है, अब हम कैबिनेट का एक्सपांशन करेंगे। उसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। नहीं, दरअसल टाइमिंग ऐसा था ना दीपक जी, जब आपकी सरकार बनाने की कवायद चल रही थी उसी दौरान ईडी के समन इन्हें जा रहे थे, कई बार ये पेश नहीं होने के लिए बहुत सारे रीजंस भी दे रहे थे। तो वो टाइमिंग ऐसा था दरअसल कि इनकी ओर से ये आरोप लगाए गए कि क्योंकि उनकी सरकार जा रही है और क्योंकि बदले की कार्रवाई करना चाहती है आपकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर, इसी तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। वो टाइमिंग को लेकर दरअसल सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। ये तो उनके खिलाफ कार्रवाई है, लास्ट 1 ईयर से चल रही है, तो टाइमिंग का क्या सवाल है इसमें। ये तो जब बोलते हैं तो हमको स्ट्रेंथ मिल जाती है, इतने बुरे शब्दों में बोलते हैं कि हमारे एमएलए की संख्या बढ़ती गई, और एक तरह से शिवसेना की सरकार जाने में या उद्धव साहब की सरकार जाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहेगा, तो वो राउत साहब का ही है। और वो खुद को शिवसेना के बोलते हैं, लेकिन वो तो असल में एनसीपी के है, ऐसे हमारा मानना है। तो ये तो बात आज हम लोग उनको दुखी नहीं करेंगे क्योंकि उन पे कार्रवाई चल रही है, तो हम लोग ज्यादा उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और इसमें हमको मत जोड़िए। हमने जो किया है वो हमारे सिद्धांतों के लिए किया है, हमने जो किया है हमारे लोगों के लिए किया है, शिवसेना को बचाने के लिए किया है। नहीं तो वो राउत साहब और एनसीपी मिलके हमारे पक्ष को वो खत्म ही कर देने वाले थे। आज भी एक कोशिश चल रही है महाराष्ट्र में कि लोगों को भड़काने की, शिवसैनिकों को भड़काने की, लेकिन हम भी उनको समझाएंगे कि किस तरह से एक षड्यंत्र चल रहा था शिवसेना को खत्म करने का, और किस तरह से हमने शिवसेना को बचाने की कोशिश की है। इस षड्यंत्र की जानकारी आपको पहले से थी, क्योंकि जब आप शिवसेना में ही थे तभी का है ये पात्रा चौल घोटाला मामला? आपको इस घोटाले की जानकारी थी? क्या क्या डिटेल्स आपको मालूम थे, या फिर आपके बाकी विधायकों को मालूम थे? देखिए, इसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ईडी है। हमें तो राउत साहब के बारे में पर्सनल कुछ भी एक्शन लेने का हमने कभी मन में नहीं लाया था। वो तो गंदी बातें करते रहते हैं, इनडिसेंट शब्द यूज करते रहते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कभी भी ऐसे शब्द यूज नहीं किए, ना कि हमने उनका विरोध भी किया है। हम तो एक ही बात बोल रहे थे कि ये एनसीपी के एजेंट है जो शिवसेना को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम आज भी हमारी इस भूमिका पे कायम है। तो ईडी की कार्रवाई और हमारा पॉलिटिकल स्टैंड, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और उसको इंटरलिंक मत कीजिए, ये हमारा नम्र निवेदन है। दीपक जी, ये लगातार संजय राउत की ओर से कहा जा रहा है कि वो क्लीन इस पूरे मामले में निकल कर आ जाएंगे। क्या है उनके इस आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस की वजह? नहीं, अगर वो क्लीन निकल के आए तो हमें खुशी होगी। हमें क्यों लगेगा आगे अगर वो निर्दोष है तो उनको सजा हो जाए। तो उनको तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, उनकी कस्टडी नहीं मिलेगी अगर वो क्लीन है तो, क्योंकि कोर्ट के सामने मामला जाता है, न कि सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसको डिसाइड करते हैं। तो कोर्ट के सामने उनको सबूत पेश करने चाहिए और क्लीन होके बाहर निकलना है। हमारा कभी भी ऐसे कहना नहीं था कि उनको अरेस्ट कीजिए। ये तो उनके जो संबंध थे प्रवीण राउत से, इसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है, ना कि शिवसेना के सदस्य होने के वजह से, या तो
शिवसेना के नेता होने की वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक केसरकर जी, विधायक और जो नवनिर्वाचित इनकी पार्टी है उसके भी अहम सदस्य हैं।